जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण प्रश्न की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इस वीडियो को हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को गैस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपको 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके जून 2025 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग गैस पेपर को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है shop.hindustanknowledge.com, ठीक है। जैसे आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है बी एस के जी 178, ठीक है। थोड़ी देर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए BSKG 178 प्राचीन भारतीय राजनीति इन हिंदी सॉल्व गेस पेपर आपको मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सअप को एक्सेस करके हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हम अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? सभा पंचकुल पंचकुल एवं पंचायती ग्रामीण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी कि सभा पंचकुल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्था उस समय जो प्राचीन भारतीय राजनीति में थी उसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर वर्णन करना है। तो भारत प्राचीन काल से ही एक लोकतांत्रिक परंपरा वाला देश रहा है। यहाँ की ग्रामीण व्यवस्थाएं और संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को दिशा देती थीं। इन संस्थाओं में प्रमुख थी सभा, पंचकुल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्थाएं। ये संस्था जो हैं जन सहभागिता, न्याय और प्रशासन का आधार रही है। यानी कि जो भारत है वो प्राचीन काल से लोकतांत्रिक परंपरा को फॉलो करता था और यहाँ की जो ग्रामीण व्यवस्थाएं थी, संस्थाएं थी, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को दिशा देती थी। और जो ये संस्थाएं थी उसमें कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं थी? सभा, पंचकुल और जो है पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते थे सभा। तो सभा प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था थी जो मुख्य रूप से बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों की समिति होती थी। यानी कि इसमें कौन होते थे? बुजुर्ग होते थे और बुद्धिजीवियों की समिति होती थी। यह संस्था वैदिक काल में विद्यमान थी और समाज के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो सभा में समाज के अनुभवी, प्रतिष्ठित और विद्वान पुरुषों को शामिल किया जाता था। यह संस्था नीतियों, विवादों और सामाजिक विषयों पर चर्चा करके निर्णय लेती थी। राजा के कार्यों की समीक्षा करने और नीति निर्धारण में भी सभा की भूमिका होती थी। यानी कि जो राजा के कार्यों की समीक्षा करना और जो नीति निर्धारण में भी इनकी भूमिका होती थी। यह संस्था न्यायिक कार्य भी करती थी, जैसे कि अपराधों पर दंड देना, जमीनी विवाद सुलझाना आदि। सभा का उद्देश्य समाज को संगठित करना, नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और समाज को अनुशासन बनाए रखना था। सभा का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? समाज को इकट्ठा करके रखना, नैतिक मूल्यों की रचना करना, रक्षा करना और जो है सामाजिक अनुशासन बनाए रखना। ये सारी चीजें किसकी विशेषताएं थी? सभा की विशेषताएं थी। और सभा का मूल उद्देश्य था नैतिक मूल्यों की रक्षा करना और सामाजिक जो अनुशासन है उसको बनाए रखना। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा पंचकुल। तो पंचकुल एक ऐसी संस्था थी जो 5 पंचों का समूह होता था। यह संस्था पंचायत का ही एक प्रारंभिक रूप मानी जा सकती है। इसका उपयोग विशेष रूप से विवादों के निपटारे और सामूहिक निर्णयों में होता था। तो इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो पंचकुल का गठन 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जाता था जिन्हें पंच परमेश्वर भी कहा जाता था। यह संस्था ग्राम स्तर पर न्याय व्यवस्था को संचालित करती थी। पंचकुल निष्पक्ष निर्णय लेने में विश्वास रखती थी और इसके निर्णय को अंतिम माना जाता था। निर्णय आम सहमति से लिए जाते थे और समाज के सभी वर्गों पर लागू करते थे। यानी कि पंचकुल द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते थे वो आम लोगों की सहमति से ही लिए जाते थे और जो है समाज के सभी वर्गों पर भी लागू होते थे। पंचकुल का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि आज भी भारत के गांवों में विवाद निपटाने में पंचों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद है पंचायती ग्रामीण व्यवस्था। तो पंचायती राज प्रणाली भारत की लोकतांत्रिक ग्रामीण शासन प्रणाली है। यह भारत में लोकतंत्र को जड़ से मजबूत करने वाली व्यवस्था है। यह प्रणाली संविधान के 73वें संशोधन यानी कि 1992 द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी।
यानी जो पंचायती राज प्रणाली थी वो भारत की लोकतांत्रिक ग्रामीण शासन प्रणाली है जो भारत की जड़ को मजबूत करती थी। यह प्रणाली जो है संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 1992 में औपचारिक रूप से स्थापित यानी कि जोड़ी गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तरीय प्रणाली होती है। पहली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये तीन जो है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक या तहसील स्तर पर और जिला परिषद मतलब कि जिला स्तर पर। तो प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा होती है जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिक सदस्य होते हैं। ग्राम सभा पंचायत के कामकाज की निगरानी करती है और आवश्यक सुझाव भी देती है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाती है जैसे सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वच्छता आदि। पंचायतें न्याय पंचायत के रूप में छोटे मोटे विवादों को सुलझाती भी है। तो ये सारी चीजें पंचायती ग्रामीण व्यवस्था की मानी जाती हैं। इसके बाद आते हैं महत्व पर। तो यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी का अवसर देती है। यह शासन को विकेंद्रीकृत करती है और निर्णयों को स्थानीय स्तर पर लागू करने में मदद करती है। यह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और दलितों आदिवासियों के अधिकारों की भी रक्षा में सहायक है। तो इसका महत्व क्या है? यह जो शासन को विकेंद्रीकृत करती है और निर्णयों को स्थानीय स्तर पर लागू करती है। और जो है यह व्यवस्था ग्रामीण जनता को प्रशासन में भागीदारी का भी अवसर देती है। यह सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और दलितों आदिवासियों के अधिकारों की भी रक्षा में सहायक है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देंगे। तो सभा, पंचकूल और पंचायती ग्रामीण व्यवस्था भारत की सामाजिक संरचना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतीक रहे हैं। जहां सभा और पंचकूल प्राचीन भारत की परंपरागत संस्थाएं थी, वहीं पंचायती राज जो व्यवस्था थी प्रणाली आज की लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला है। इन संस्थाओं ने समाज को संगठित, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? मनु एवं कौटिल्य के राजनैतिक चिंतन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो मनु का जो राजनैतिक चिंतन था और जो कौटिल्य का राजनैतिक चिंतन था उनमें क्या विशेषताएं थी वो देखेंगे। तो मनु एवं कौटिल्य भारतीय राजनीतिक चिंतन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। दोनों ने अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारतीय राज्य शासन व्यवस्था, धर्म और राजनीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। मनु का मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति के दो अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। फिर भी इसमें जो है कुछ समानताएं भी देखने को मिलती हैं। मनु ने क्या लिखा था? मनु ने लिखी थी मनुस्मृति और कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। तो ये दोनों चीजें जो है भारतीय राजनीति को अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। फिर भी इनमें कुछ जो है समानताएं देखने को मिलती हैं। मनु का राजनीतिक चिंतन, मनुस्मृति के अनुसार ये बात बताई जा रही है। केंद्रीय विचार उनका क्या था? उनका केंद्रीय विचार धर्म पर आधारित राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने एक धार्मिक और नैतिक जीवन राज्य की परिकल्पना की थी। उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। उनके अनुसार राज्य की परिभाषा क्या थी? धर्म की रक्षा करना, न्याय प्रदान करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। इसके बाद उसमें मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो उसके अनुसार राजा का महत्व क्या होता था? मनु के अनुसार राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा का मुख्य कार्य धर्म की रक्षा और प्रजा को न्याय देना है। यानी कि मनुस्मृति में राजा का महत्व क्या बताया गया है? मनुस्मृति के अनुसार राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा का मुख्य कार्य जो है धर्म की रक्षा करना और प्रजा को न्याय देना है। इसके बाद धर्म और राजनीति का मेल। तो मनु ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं माना है। उन्होंने माना कि राज्य का आधार धर्म होना चाहिए। यदि राजा अधर्मी होगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। इसके बाद वर्ण व्यवस्था। तो मनु का राजनीतिक चिंतन वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया और राज व्यवस्था में क्षत्रियों को प्रमुख भूमिका दी गई। यानी कि जो मनुस्मृति है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। उसमें जो है समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इसके बाद मनुस्मृति में दंड नीति है। तो मनु ने दंड को समाज में अनुशासन बनाए रखने का आवश्यक साधन माना था। उन्होंने क्या दंड नीति दी थी? दंड नीति का मतलब क्या है? अगर हम लोग समाज में दंड नहीं देंगे लोगों को तो समाज अगर अच्छा बनाना है तो हमको अनुशासन बनाए रखना है, तो समाज में दंड नीति लानी होगी। राजा को निष्पक्ष होकर कठोर दंड देना चाहिए ताकि अपराधियों में भय बना रहे और अनुशासन बना रहे। इसके बाद राजा के कर्तव्य। तो धर्म का पालन करना, न्याय प्रदान करना, सामाजिक समरसता बनाए रखना और प्रजा की रक्षा करना। ये सारी चीजें क्या है? राजा के कर्तव्य हैं। क्या है? ये सब किसके हैं? राजा के कर्तव्य हैं। ठीक है।
इसके बाद देख लेते हैं कौटिल्य का राजनैतिक चिंतन अर्थशास्त्र के आधार पर। इनका केंद्रीय विचार क्या था? व्यवहारिक और यथार्थवादी राजनीति करनी चाहिए। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, का दृष्टिकोण पूरी तरह व्यवहारिक है, यानी कि रियल लाइफ से है। ठीक है, उन्होंने धर्म से अधिक राजनैतिक यथार्थ को ही महत्व दिया, यानी कि रियलिज्म को उन्होंने जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो उनके अनुसार राज्य की अवधारणा क्या थी? तो कौटिल्य के अनुसार राज्य 6 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड से मिलकर बना होता है। यानी कि जो राज्य होता है वो 6 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड से मिलकर बना होता है। राजा को राज्य का संचालन कुशलता से करना चाहिए। अब यहाँ पर राजा की भूमिका क्या है कौटिल्य के अनुसार? तो राजा को शक्तिशाली, बुद्धिमान, नैतिक और योग्य होना चाहिए। उसे अर्थ यानी कि धन, शक्ति और कूटनीति का सही उपयोग करना आना चाहिए। दंड नीति और कूटनीति, तो कौटिल्य ने दंड और कूटनीति को शासन के 2 मुख्य स्तंभ माना है। उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति को भी शासन का मूल बताया है। इसके बाद है अर्थ और शक्ति का महत्व। तो कौटिल्य ने राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों और सेना को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। राजा को समृद्ध और सशक्त राज्य की स्थापना करनी चाहिए। तो कोई भी राजा है उसके आर्थिक संसाधन मजबूत होने चाहिए और राजा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने राज्य को समृद्ध और सशक्त बनाए, जिससे कोई दूसरा जो है राजा उस पर कब्जा ना कर सके। इसके बाद गुप्तचर व्यवस्था। तो कौटिल्य ने एक विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन किया। यह व्यवस्था राज्य की सुरक्षा, आंतरिक षड्यंत्रों को रोकने और अन्य समाजों की जानकारी के लिए भी आवश्यक मानी गई है। इसके बाद है मंडल सिद्धांत। तो कौटिल्य का अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा चिंतन था। उन्होंने मंडल सिद्धांत के तहत यह बताया कि पड़ोसी राज्य शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष देंगे। तो मनु और कौटिल्य दोनों का राजनैतिक जीवन भारतीय परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां मनु ने एक धार्मिक और नैतिक राज्य की कल्पना की, वहीं कौटिल्य ने एक शक्तिशाली, व्यावहारिक और रणनीतिक राज्य की खाका प्रस्तुत किया। दोनों का चिंतन आज भी राजनीति, प्रशासन और नीति निर्माण में मार्गदर्शक सिद्ध रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए राज्य के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग राज्य की परिभाषा देखेंगे, इसके बाद राज्य के प्रकार देखेंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। यदि हमें समाज में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखनी है तो हमें एक सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। यही संगठन राज्य कहलाता है। राज्य के बिना समाज में अराजकता फैल सकती है। यह संस्था न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखती है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। आप देख लेते हैं राज्य का अर्थ। तो राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसमें एक निश्चित भूभाग, स्थायी जनसंख्या, एक सक्षम सरकार और सार्वभौम सत्ता होती है। यह संस्था समाज को नियमों के अधीन रखती है और नागरिकों को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करती है। इसके बाद देखेंगे राज्य की परिभाषा। तो गवर्नर के अनुसार राज्य वह संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाली स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। यानी कि राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की परिभाषा है, राज्य वह संस्था है जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले स्थायी जनसंख्या पर सर्वोच्च सत्ता रखती है। इसके बाद राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सार्वभौमिकता। राज्य के लिए एक स्थायी जनसंख्या का होना आवश्यक है, चाहे वह कम हो या अधिक हो। भूभाग, राज्य की निश्चित सीमित भूमि होती है जिसमें उसका शासन चलता है। सरकार, शासन को संचालित करने वाली संस्था सरकार कहलाती है। यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। इसके बाद है सार्वभौमता। तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता जो कानून बना सकती है और लागू कर सकती है, यह आंतरिक और बाहरी दोनों रूपों में होती है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर राज्य के स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप यह दर्शाता है कि राज्य कैसे कार्य करता है, उसका शासन कैसा है और नागरिकों के साथ उसका संबंध कैसा होता है। राज्य के स्वरूप को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक स्वरूप। यह बताता है कि राज्य का निर्माण किस विचारधारा पर हुआ है, जैसे लोकतांत्रिक राज्य, समाजवादी और राज्य पूंजीवाद राज्य आदि। इसके बाद दूसरा स्वरूप होता है व्यावहारिक स्वरूप। यह बताता है कि राज्य वास्तविक जीवन में कैसे कार्य करता है, जैसे एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवहार में कितना लोकतांत्रिक है,
यह उसका व्यवहारिक स्वरूप दिखाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर राज्य के प्रकार। तो राज्य को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित आधारों पर राज्यों के प्रकार को समझ सकते हैं। पहला है शासन पद्धति के आधार पर। तो पहला होता है राज्य राजतंत्र, जिसे हम लोग मोनार्ची कहते हैं। इसमें राज्य का प्रमुख राजा या रानी होती है। सत्ता वंशानुगत होती है। उदाहरण जैसे सऊदी अरब, यानी कि यहाँ पर जो है राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। इसके बाद गणराज्य जैसे रिपब्लिक होते हैं। इसमें राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे भारत अमेरिका। तो ये गणराज्य राज्य है, ठीक है। इसके बाद है सत्ता विकेंद्रीकरण के आधार पर एकात्मक राज्य, जैसे यूनिटरी स्टेट। इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है। केंद्रीय सरकार जो है सर्वोच्च होती है, जैसे फ्रांस जापान। इसके बाद संघीय राज्य मतलब फेडरल स्टेट, जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। उदाहरण और भारत और अमेरिका। इसके बाद है सार्वभौमता के आधार पर। तो सार्वभौमता मतलब कि स्वतंत्र राज्य जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो और किसी अन्य राज्य पर निर्भर ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्य कहते हैं। तो ये है भारत। इसके बाद है आश्रित राज्य जो किसी अन्य राज्य पर रक्षा, विदेश नीति या आंतरिक मामलों में निर्भर हो। औपनिवेशिक कालीन भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो उसे हम लोग कहते थे आश्रित राज्य। और जो अब है वो है स्वतंत्र राज्य, ठीक है। इसके बाद है राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। तो लोकतांत्रिक राज्य क्या है? जहां जनता को शासन में भागीदारी का हिस्सा मिलता है, उसी को कहते हैं लोकतांत्रिक राज्य, जैसा कि भारत। तानाशाही राज्य जहां सत्ता एक व्यक्ति या दल के हाथ में केंद्रित होती है। उदाहरण के लिए उत्तर कोरिया। इसके बाद है समाजवादी राज्य मतलब सोशलिस्ट स्टेट, जिसमें समाज की समानता और संसाधनों के सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है, जैसे कि चाइना मतलब कि चीन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका निष्कर्ष देंगे। तो राज्य एक संगठित संस्था है जो समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय प्रदान करती है। इसके विभिन्न स्वरूप और प्रकार हैं जो इसके कार्य को करने के ढंग, सत्ता की संरचना और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं। आधुनिक युग में लोकतांत्रिक और संघीय राज्यों की भूमिका अधिक बढ़ रही है, क्योंकि ये नागरिकों को अधिक भागीदारी और अधिकार प्रदान करते हैं। राज्यों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण, न्याय और शांति सुनिश्चित करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल BSKG 178 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद अब की और भी आगे क्लासेस आएंगी, तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।